Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. पिछले लेक्चर में हमने ना पोर्तुगीज़ के राइज और उसके डिक्लाइन को समझा। आज हम बात करेंगे एक और यूरोपियन पावर की जो ट्रेड के मामले में पोर्तुगीज़ से भी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, डच के बारे में। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी सक्सेसफुल ट्रेडर होने के बाद भी डच इंडिया पर रूल क्यों नहीं कर पाए। आज के लेक्चर इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे हम आज के लेक्चर में। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अगर आपको बिज़नेस करना हो तो आपको फोकस किस पर करना होगा, प्रॉफिट कमाने पे या फिर टेरिटरी कैप्चर करने पे। अक्सर सक्सेसफुल बिजनेसमैन ना पहले ऑप्शन चूज़ करते हैं। ओके, डच ने भी वही किया। जहाँ पोर्तुगीज़ और बाद में इंग्लिश पॉलिटिकल पावर बनना चाहते थे पोर्तुगीज़, वहीं पे ना डच का मेन फोकस था ट्रेड और सिर्फ ट्रेड। ओके, और इसी वजह से डच इंडिया में ना बड़े ट्रेडर बने लेकिन रूल कभी नहीं कर पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं, सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डच लैंग्वेज में क्या कहा जाता था, VOC, है ना। बहुत डिफ़िकल्ट इसका मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन है। सो दिस इज़ द फुल फॉर्म VOC का। ओके, हाँ, तो स्टैब्लिश हुई 28 मार्च 1602 में। ये कंपनी ना नेदरलैंड की गवर्नमेंट ने चार्टर की थी। अब आता है वाई VOC स्पेशल। स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि VOC को ना दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी भी कहा जाता है और कई हिस्टोरियंस इसे जो है ना वर्ल्ड की फर्स्ट कॉरपोरेट जायंट मानते हैं। अब पावर ऑफ VOC की बात करें तो इसके पास एक सॉवरेन स्टेट जैसा पावर था। ये ट्रीटी कर सकती थी, वॉर कर सकती थी, फोर्ट बना सकती थी, कॉइन्स को मिंट कर सकती थी, कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर सकती थी, एट द सेम टाइम जस्टिस भी एडमिनिस्टर कर सकती थी। अब एक एग्जाम्पल, रिलेटेबल एग्जाम्पल से बात करते हैं। ये सारे इनके ये फीचर्स थे, ये सब कर सकते थे। जैसे इमेजिन करो, आज सोचिए अगर रिलायंस या टाटा को ना आर्मी रखने और वॉर करने की परमिशन मिल जाए, तो स्ट्रेंज लग रहा है ना सुन के, लेकिन VOC के पास ऑलमोस्ट ऐसी ही पावर थी और इसी वजह से VOC जो दुनिया की थी, मतलब डच कंपनी, दुनिया की सबसे पावरफुल ट्रेडिंग कंपनीज में से एक बनी। इनका ना मेन एम क्या था, मेन ऑफ VOC क्या था, ठीक है। सो डच का सिंपल फॉर्मूला था मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू ट्रेड। उनका फोकस टेरिटरी नहीं, कॉमर्स में था और यही बात उन्हें पोर्तुगीज़ और इंग्लिश से अलग बनाती है। अब बात करते हैं डच के ना सेटलमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया में वो कैसे सेटल हुए। तो ये डच की ना इंडिया में फ़र्स्ट फैक्ट्री थी पोलिकट में 1609 में उसने फ़र्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, लोकेटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट। ये ना उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट था। रिमेंबर, पुलिकट फर्स्ट डच फैक्ट्री इन इंडिया। ओके, फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम, ये ना इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बना, टेक्सटाइल ट्रेड के लिए फेमस था। देन सूरत 1616 में गुजरात ट्रेड नेटवर्क के लिए ये इम्पॉर्टेंट था। चिंसोरा 1655 में जो है चिंसोरा में आया। ओके, यहाँ पे हाँ 1655 में चिंसोरा, ये ना बंगाल में हुगली रिवर के पास था। बाद में ना बंगाल ट्रेड का मेजर सेंटर बना। नागापट्टिनम 1658 में साउथ इंडिया में इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट बनाया। कोचिन एंड कन्नौर में इस्टेब्लिश किया 1663 में। ये ना पोर्तुगीज़ जो थे पोर्तुगीज़ से कैप्चर किए गए थे यहाँ पे और ये डच का सक्सेस का एक सिंबल था। सो अब सवाल आता है, स्टूडेंट नोटिस करिए कि डच सेटलमेंट ना ज़्यादा तक कहाँ था, कोस्ट पर था। क्यों? क्योंकि ना उनका मेन फोकस ना ट्रेड था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं था। इनके ट्रेड आइटम्स की बात करें कि क्या ट्रेड करते थे। सो देखते हैं। सबसे पहले ना ये इंडिया से यूरोप ले जाते थे पेपर, कार्डमम, सिनेमन, क्लोव, इंडिगो, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क ले जाते थे, सॉल्ट पीटर ले जाते थे, शुगर, राइस, ये सारी चीज़ें इंडिया से ले जाते थे, है ना। इंडिगो ले जाते थे, सिल्क ले जाते थे, सॉल्ट पीटर, ओपियम, शुगर, राइस, लैक, काली मिर्च और आपके दालचीनी, ये सारी चीज़ें यहाँ से ले जाते थे वो, ठीक है। और यूरोप से क्या लाए इंडिया में, तो सिल्वर एंड गोल्ड लाए, कॉपर लाए, लीड लाए, वुलन क्लॉथ्स लाए, वाइन, लग्जरी गुड्स, ये सारे। सो
डच के स्पेशलाइजेशन की बात कर लें तो डच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी स्पाइस ट्रेड। अगर आज किसी कंपनी का मोनोपोली स्मार्टफोन मार्केट में है, वैसे ही ना डोमिनियंस डच का स्पाइसेस में था। यूरोप में स्पाइसेस की डिमांड बहुत हाई थी और डच ने इस मार्केट पर ना लगभग मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंग्लो डच राइवलरी के बारे में। अब प्रॉब्लम शुरू होती है जब मार्केट में दो पावरफुल कंपनीज आ जाएं, है ना, तो कंपटीशन तो होगा ही। यहाँ ना कॉम्पिटिटर थे डच एक तरफ और दूसरी तरफ थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंग्लिश। ओके, दोनों स्पाइस ट्रेड पर मोनोपोली चाहते थे। अब कॉज क्या था इनकी राइवलरी का? तो पहला ट्रेड कंपटीशन, दोनों ज़्यादा प्रॉफिट चाहते थे। दूसरा सेटलमेंट कंपटीशन, यानी दोनों ना ज़्यादा फैक्ट्रीज और पोर्ट्स कंट्रोल करना चाहते थे। थर्ड इज़ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इंडियन रूलर से ना बेटर प्रिविलेज लेने की रेस चल रही थी इन दोनों के बीच में। इम्पॉर्टेंट एंग्लो डच वॉर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो डच वॉर, ये ना 1652 से 1654 तक चली और ये इसमें ना डच स्ट्रॉन्गर रहे और वो सुपीरियर रहे, जीत गए। सेकेंड एंग्लो डच वॉर 1665 से 1667 के बीच में चली और यहाँ पे इंग्लिश जो है वो हरा देते हैं डच को और इसके बाद तो सिर्फ इंग्लिश ही जीतते हैं। थर्ड एंग्लो डच वॉर होता है 1672 से 1674 तक और ये इंग्लिश कैप्चर कर लेते हैं बहुत सारे डच के सेटलमेंट को, ना सिर्फ वो जीतते बल्कि वो पूरे कब्जे भी कर लेते हैं। ठीक है, एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से बात करते हैं कि इमेजिन दो कोचिंग इंस्टीट्यूट एक सिटी में टॉप रैंक के लिए compete कर रहे हैं। ओके, धीरे धीरे एक इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्गर हो जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। यही था इंग्लिश और डच के साथ, है ना। रिजल्ट क्या हुआ कि 17th सेंचुरी के एंड तक ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच के से स्ट्रॉन्गर हो गई। ओके, अब बात करते हैं डिक्लाइन क्यों हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का डिक्लाइन कैसे हुआ इंडिया में और क्यों हुआ। ठीक है, डच इतने सक्सेसफुल ट्रेडर थे फिर भी डिक्लाइन क्यों हुआ, एग्जाम में ना फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो सबसे पहले ना कमर्शियल पर्पस था इनका ना पॉलिटिकल पर्पस था ही नहीं। डच ना सिर्फ ट्रेड में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी नहीं की। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं पॉलिटिकल अलायंसेस बना रहे थे तो डच सिर्फ बिजनेस कर रहे थे। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, इनके जो कॉम्पिटिटर थे ना बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इंग्लिश ज़्यादा ही अग्रेसिव लोग थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने ना ट्रेड सेंटर कैप्चर करना शुरू कर दिया। बेटर ऑर्गेनाइजेशन थी उनके पास, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तीसरा है नेवल इन्फीरियॉरिटी, यानी कि इनिशियली ना डच नेवी तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, है ना, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये वीक होते गई। लेकिन जब एंग्लो डच वॉर हुआ ना उसके बाद ना इंग्लिश नेवी जो है स्ट्रॉन्ग हो गई। जो समुद्र पे कंट्रोल था ना ग्रेजुअली इंग्लिश के पास धीरे धीरे करके आने लगी। फोर्थ है वीक सपोर्ट फ्रॉम होम। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था कि उसको फुल सपोर्ट मिल रहा था उसके घर से, बैक होम यानी इंग्लैंड से, बट डच का ना वीक सपोर्ट था। नेदरलैंड एक छोटा कंट्री था, रिसोर्सेज लिमिटेड थी, तो वो वर्ल्ड वाइड एम्पायर को तो सस्टेन नहीं कर पाता ना, तो वो नहीं कर पाया। देन था फोकस ऑन अदर रिलीजन। डच का ना मेन इंटरेस्ट इंडिया नहीं था, उनका रियल फोकस था इंडोनेशिया, ईस्ट इंडीज़। ओके, ईस्ट इंडीज़, वहाँ ना स्पाइसेस से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था और इसीलिए इंडिया सेकेंडरी हो गया उसके लिए। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट रीज़न इज द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। हुआ क्या, 18th सेंचुरी तक ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंट फोर्स बन गई इंडिया में और डच ग्रेजुअली बैकग्राउंड में चले गए। ठीक है, इफ़ यू रिवाइज थ्रू द टाइम लाइन, ठीक है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC वो इस्टेब्लिश हुआ। 1609 में फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने इस्टेब्लिश किया पुलिकट में। 1611 में फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इस्टेब्लिश किया। 1616 में उसने सूरत सेटलमेंट किया। 1655 में चिंसोरा में उन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया बंगाल। एंड 1663 में कोचिन कैप्चर कर लिया उन्होंने पोर्तुगीज़ से। 1672 से 74 के बीच में थर्ड एंग्लो डच वॉर हुआ जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और 18th सेंचुरी आते आते जो है डच डिक्लाइन हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो इमर्ज हो गई सुप्रीम पावर के रूप में। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। VOC इस्टेब्लिश हुई 1602 में। ओके, पुलिकेट वॉज द फर्स्ट डच फैक्ट्री इन इंडिया। पुलिकेट फर्स्ट थे। डच फोकस करते थे सिर्फ ट्रेड पे
कोई टेरिटोरियल एक्सपेंसन उनका मोटिव नहीं था, स्पाइसेस ट्रेड करते थे, उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ था वो स्पाइसेस ले जाते थे। एंग्लो डच राइवलरी वो सब मेन रीज़न जिसकी वजह से इनका जो है डिक्लाइन हुआ। इंग्लिश ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग हुई, डच फोकस करते थे ज़्यादा इंडोनेशिया पे और इंडिया उसके लिए सेकेंडरी जगह बन गया था। और बिकॉज ऑफ राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच को इवेंचुअली जो है इंडिया से रिट्रीट करना पड़ा। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, तो हमने देखा कि डच कब आए, कैसे क्या क्या सेटलमेंट किया, क्या क्या ट्रेड किया, राइवलरीज़ के बारे में पढ़ा और रीज़न पढ़ा कि क्या क्या रीज़न रहे थे उनके डिक्लाइन के पीछे। ओके, तो अगर आपको ये पसंद आया हो, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।